आपको बता दें कि बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर में पहुंच रहे भक्त श्रद्धालु कर रहे रामलला के दर्शन। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से, जहां पर श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। राम मंदिर में पहुंच रहे हैं भक्त। आपको बता दें कि 23 जनवरी से आम जनता के लिए लगातार मंदिर को खोल दिया गया है, जिसको लेकर श्रद्धालु अब रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर में पहुंच रहे भक्त। दरअसल 23 जनवरी से आम जनता के लिए राम मंदिर को खोल दिया गया है, जिससे लगातार अब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर खोल दिया गया है आमजन के लिए और अब लोग दर्शन करने के लिए रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 5 सदियों से जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद में रामलला की 51 इंच की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। राम मंदिर में अब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर को आम लोगों के लिए 23 जनवरी से ही खोल दिया गया है और हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की अनुमान भी जताया जा रहा है। इसलिए रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें अयोध्या की हैं जो अपने आप में खास हैं। दरअसल राम मंदिर को आम लोगों के लिए आज से खोल दिया गया है और हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के दर्शन करने पहुंचे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी को, जिसके बाद में 23 जनवरी को यानी कि आज से आम जनता के लिए अयोध्या के दर्शन के लिए खोल दिया गया है और हर दिन 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके तहत में रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। और मंदिर के दर्शन के लिए सुबह 9:30 घंटे जो मंदिर है वो खोला जाएगा। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोग जो है वो दर्शन कर सकेंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां पर राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से, जहां पर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर रोहतक से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। दूसरी खबर पानीपत से है, जहां पर दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 8 फरवरी को वो अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। और तीसरी खबर आपको बताएंगे कि सर्दी के बढ़ते सितम को लेकर सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया है। चौथी खबर लोहारू से है, जहां पर दौरे पर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो पहली खबर है रोहतक से, जहां पर रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम ने संबोधित भी किया। नेताजी ने जीवनी पर भी प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजादी में नेताजी ने खास भूमिका निभाई है। उन्होंने पूरा जीवन आजादी के लिए समर्पित किया है। इस रोहतक के महिला कॉलेज के प्रांगण में आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, जैसा पूर्व वक्ताओं ने नेताजी के बारे में बहुत सी बातें अपने को बताई हैं, इन सब विषयों को दोहराना मुझे बहुत उचित नहीं लगता, लेकिन कम से कम जो विषय जिसके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए उतनी कुछ बातें जरूर मैं कहूंगा। पहला तो नेताजी सामान्य कोई एक
नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की। क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। और जब तक ये विश्वास न हो लोगों में, स्वाभिमानी होकर के लोग जब तक सोचे नहीं, तब तक उसमें भागीदार नहीं बनते हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में यह आवाज जब उठती है, तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है, उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हां, ये जो व्यक्ति कहेंगे, हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गरम दल है, एक नरम दल है। गरम दल यानी किसी भी प्रकार के आंदोलन में, चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं आईएनए के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है। एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे, तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोगों का। और दूसरा दल, जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं। और बिगुल बजाया अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली, और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बात की शायद जानकारी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पैरेलल चले। दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूल्हे हिला दी उन शासन की। अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया, अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है, उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में, गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में।
रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे, लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं, चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के महापुरुष तक अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। क्या ठीक है क्या गलत है ये हमको बताया गया। तो हम लोगों को शासन के नाते, ठीक कह रहे हैं रामनाथ शर्मा जी, कि लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ यह भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। तो भाई बहनों, ये सब काम करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में है। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी, भवानी सहाय, बूरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा
सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों के घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते रहें। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, तो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है। देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है। आज हम भी 2 करोड़ 80 लाख हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां, कथाएं सुनाते रहते हैं। देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो ये जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है। यहां का किसान अग्रणी है, फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है। हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी ने आने के बाद ये कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अर्थात हमारा विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च, ये भी आगे बढ़े, हम दुनिया में और आगे अपने आप को बढ़ा सकें। और हमने भी बीच में एक बार कहा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा में जय पहलवान भी साथ में जुड़ता है भाइयों बहनों। तो हम लोग अपने यहां की जो हमारे नौजवानों में जो उनके अंदर गुण है, जो उनकी एक प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करने का जो जज्बा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों पर और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं खास करके हरियाणा और हरियाणा में भी रोहतक के जवान, दक्षिण हरियाणा के जवान, इनका एक विशेष योगदान है, इसको मैं सलाम करता हूं। इस हरियाणा के रणबांकुरों ने, जिन्होंने अपना खून से इतिहास लिखा है, उस इतिहास को भी, जो कि नेताजी का नाम, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा,
यानी देश के अंदर नौजवानों से खून मांगने का काम उन्होंने किया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मंगलवार को पानीपत पहुंचे और चंडीगढ़ से जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान डीसी वीरेंद्र दहिया और एसपी अजीत सिंह शेखावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया है। और साथ ही यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे रामलला के दर्शन करने 8 फरवरी को अयोध्या जाएंगे और साथ ही उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और उन्होंने मुख्य कार्यक्रम रोहतक में होने के बारे में भी बताया है। सीएम ने यह भी बताया कि रोहतक में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे और जिसके लिए वे रोहतक जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे रोड पर समेत जो जीटी रोड पर भी पुलिसकर्मियों की अत्यधिक तैनाती भी की गई थी। सर, आज पहली बार दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हुए। क्या कुछ कार्यक्रम है सर रोहतक के? रोहतक आज के नेताजी सुभाष चंद्र जयंती का कार्यक्रम है। तो फिलहाल हरियाणा में फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और पहले से 5वीं तक के स्कूल 27 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि छठी से 12वीं तक की कक्षाएं जो है वो लगती रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर शिक्षा मंत्री ने निशाना साधा है। कहा कि जब कोरोना काल आया था तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई थी। दिल्ली सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को गाड़ियों में बिठाकर निकाल दिया था, जबकि दिल्ली की जनता इलाज के लिए हरियाणा आई थी। किसी भी व्यवस्था का पता जो है आपातकाल में लगता है। कोरोना काल में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई थी। देखिए, उनके पास तो केवल बोलने के लिए है। अब वो दिल्ली की अपनी हेल्थ सर्विस को कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट सर्विस है, तो दिल्ली वाले तो अपने आप रो रहे। जब कोरोना आया, किसी भी आदमी का तब पता चलेगा जब मुश्किल में होगा। जब कोरोना आया तो उन्होंने वहां से जो बाहर के प्रवासी मजदूर थे बसों में बैठ के बाहर छोड़ दिए और दिल्ली के जो लोग थे वो हरियाणा के हॉस्पिटल में थे। अभी आप किसी सीएमओ से पूछ लो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसी एजुकेशन का अभी तक जितने भी सर्वे हैं किसी में 10वां स्थान भी दिल्ली का नहीं आया। तो कौन सी एजुकेशन है उनकी जो सी वो अच्छी दे रहे हैं। अब ठीक है, कुछ स्कूल उन्होंने बना लिए, 20-25 स्कूल उनके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मान लीजिए कहीं स्विमिंग पूल बना लिया, कुछ बना लिया, उसको दिखा के कहते हैं कि स्कूल। तो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। जो 1-2 व्यक्ति थे वो भी छोड़ के चले गए, जो 1-2 भी हैं बस उनकी इंतजार कर रहे लोग अपने छोड़कर कौन सी पार्टी में जाएंगे। खबर लोहारू से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और हुड्डा सरासर जा रहे थे। तभी लोहारू में विधायक सोमवीर सिंह से मुलाकात की गई और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मिले। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है और साथ ही आपको बता दें कि हुड्डा सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश में कभी एफपीओ घोटाला सामने आया तो कभी शराब घोटाला तो कभी नौकरी घोटाला सामने आया है। ऐसा है, वहाँ धर्मशाला बनाई हमारे साथियों ने, मंत्रा साहब ने और सभी बार उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ ताकि लोग जाते हैं वहाँ आराम से जुड़े हो। और वहाँ से दुआ तो एक ही मानते हैं, सबका भला हो, सब तरक्की करें, खुश रहें, आगे देश प्रगति करे, प्रदेश प्रगति करे। एफपीओ का घोटाला हुआ है बागवानी विभाग में, प्रदेश में एफपीओ का घोटाला हुआ। एक घोटाला ये तो सरकारी घोटाला भी एक के बाद एक घोटाला, कभी दाल का घोटाला, कभी घोटाला, कभी काय का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला। घोटाले का घोटाला सरकार है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।